अध्याय 8 सुनवाई। हैरी की सांस अटक गई। वह हैरान था। जिस बड़े तहखाने में वह घुसा था वह जाना पहचाना लग रहा था। उसने न सिर्फ इसे पहले देखा था बल्कि वह यहाँ आया भी था। इस जगह को उसने डंबलडोर के स्मृति पात्र में देखा था और इसमें वह बैठा भी था। इसी जगह पर उसने लेस्ट्रेंज दंपत्ति को अज़्काबान में उम्र कैद की सजा होते देखी थी। यहाँ की पत्थर की दीवारें गहरे रंग की थीं और मशालों से हल्की रोशनी हो रही थी। उसके दोनों तरफ खाली बेंचें ढलवा शैली में लगी थीं और आगे सबसे ऊंची बेंच कई छायादार आकृतियां बैठी थीं। लोग बाग धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हैरी ने भारी दरवाजे को बंद किया, एक भयंकर खामोशी छा गई। एक पुरुष की ठंडी आवाज अदालत में गूंजी, तुम्हें देर हो गई। सॉरी, हैरी ने घबरा कर कहा। मुझे मुझे पता नहीं था कि समय बदल दिया गया है। यह जादूगर न्याय सभा की गलती नहीं है, उस आवाज ने कहा। हमने आज सुबह तुम्हारे पास एक उल्लू भेज दिया था। अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। हैरी ने कमरे के बीच में रखी कुर्सी पर निगाह डाली, जिसके हत्थों पर जंजीरें लिपटी थीं। वह देख चुका था कि ये जंजीरें अचानक उछलकर कुर्सी पर बैठने वाले को बांध देती हैं। जब वह पत्थर के फर्श पर चलकर कुर्सी की तरफ बैठने लगा तो कदमों की आवाज गूंजने लगी। वह घबराता हुआ कुर्सी के कोने पर बैठ गया। जंजीरें खतरनाक तरीके से खड़खड़ाई, लेकिन उन्होंने उसे बांधा नहीं। थोड़ा बीमार महसूस करते हुए उसने ऊपर बेंच पर बैठे लोगों की तरफ देखा। जहां तक वो देख सकता था वहां लगभग 50 लोग बैठे थे। वे सभी आलू बुखारे के रंग के दुशाले पहने थे और उनके सीने के बाएं हिस्से पर सफेद डब्लू कढ़ा हुआ था। वे सभी नाक नीचे करके उसे घूर रहे थे। हालांकि कुछ लोग ऐसा उत्सुकता से कर रहे थे और कुछ निष्ठुरता से। सामने वाली कतार के बीचों बीच जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज बैठे थे। वे थुलथुल शरीर वाले आदमी थे जिनके पास अक्सर एक पीला हरा हैट रहता था। आज उनका हैट नजर नहीं आ रहा था। आज उनकी वह मुस्कान भी नजर नहीं आ रही थी जो हैरी से बातें करते समय अक्सर उनके चेहरे पर रहती थी। फज की बाईं तरफ एक मोटी और चौकोर जबड़े वाली जादूगरनी बैठी थी, जिसके बाल भूरे और छोटे थे। उसने एक आंख पर लेंस लगा रखा था और वह डरावनी दिख रही थी। फज की दाहिनी तरफ एक और जादूगरनी बैठी थी, लेकिन वो बेंच पर इतनी पीछे थी कि उसका चेहरा छाया में छिप गया था। बहुत अच्छा, फज ने कहा। आरोपी आखिर उपस्थित हो चुका है। अब हमें कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। क्या सभी लोग तैयार हैं? उन्होंने सबसे पूछा। जी सर, एक उत्सुक आवाज आई। हैरी इस आवाज को पहचानता था। रॉन का भाई पर्सी सामने वाली बेंच के बिल्कुल आखिरी में बैठा हुआ था। हैरी ने पर्सी की तरफ देखा और यह उम्मीद की कि वह उसे पहचानने का कोई तो संकेत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्सी अपने सिंह की किनारी वाले चश्मे के पीछे से चमपत्र पर आंखें गड़ाए था और उसने अपने हाथ में पंखों वाली कलम पकड़ रखी थी। 12 अगस्त की अनुशासनात्मक सुनवाई, फज तेज आवाज में बोलने लगे और पर्सी तत्काल उनकी बातें लिखने लगा। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन संबंधी अपराध हैरी जेम्स पॉटर द्वारा, जो 4 नंबर प्रिविट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे का निवासी है। प्रश्नकर्ता कॉर्नेलियस ओसवाल्ड फज, जादू मंत्री अमेलिया सूजन बोन्स, जादुई कानून पालन विभाग की प्रमुख डेलोरेस जेन अम्ब्रिज, मंत्री की सीनियर अंडर सेक्रेटरी। कार्यवाही लेखक पर्सी इग्नेशियस वीजली। तभी हैरी के पीछे से एक आवाज आई। बचाव पक्ष का मुवक्किल एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डंबलडोर। हैरी ने अपना सिर इतनी जोर से घुमाया कि उसकी गर्दन में चटक की आवाज आई। डंबलडोर शांत भाव से कमरे के पार आ रहे थे। उन्होंने लंबा नीला दुशाला पहन रखा था और उनका चेहरा शांत था। जब वे हैरी के पास आए तो मशाल की रोशनी में उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और बाल चमकने लगे। उन्होंने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे से फज की तरफ देखा, जो उनकी बहुत मुड़ी हुई नाक के आधे हिस्से पर टिका हुआ था। जादूगर न्याय सभा के सदस्य खुसुर-फुसुर करने लगे। अब सभी निगाहें डंबलडोर पर टिकी हुई थीं। कुछ सदस्य चिड़चिड़े दिख रहे थे तो बाकी थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल पीछे की कतार में बैठी 2 बूढ़ी जादूगरनियों ने हाथ हिलाकर
डंबलडोर का स्वागत किया। डंबलडोर को देखकर हैरी का मनोबल बढ़ गया। उसके मन में आशा और सुरक्षा का वैसा ही भाव जाग गया जैसा ज्वाला के गीत को सुनकर जागा था। वह डंबलडोर से नजरें मिलाना चाहता था, लेकिन वे उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वे तो खिसियाए हुए फज को एकटक देख रहे थे। ओह, फज ने बहुत विचलित दिखते हुए कहा। डंबलडोर, हाँ, आपको हमारा संदेश मिल गया कि हमने सुनवाई का समय और जगह बदल ली है। संदेश तो नहीं मिला, डंबलडोर ने खुशी से कहा। बहरहाल संयोग से हुई गलती के कारण मैं 3 घंटे पहले ही मंत्रालय पहुंच गया, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि हमें एक और कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। वीजली, क्या तुम? चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, डंबलडोर ने चहकते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी निकालकर हल्के से लहराई और एक गद्दीदार कुर्सी हवा में से प्रकट होकर हैरी की कुर्सी के पास जम गई। डंबलडोर उस कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी लंबी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया और उनके ऊपर से फज को विनम्र दिलचस्पी के भाव से देखने लगे। जादूगर न्याय सभा के सदस्य अब भी खुसुर-पुसुर कर रहे थे और बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। वे तभी खामोश हुए जब फज ने दोबारा बोलना शुरू किया। हाँ, फज ने दोबारा अपने कागजों को टटोलते हुए कहा। हाँ, तो आरोप, हाँ। उन्होंने अपने सामने रखे ढेर से एक चंपत्र निकाला और एक गहरी सांस खींचकर उसे पढ़ने लगे। आरोपी के खिलाफ ये इल्जाम है कि उसे पहले भी इस तरह के आरोप के बारे में जादू मंत्रालय की लिखित चेतावनी मिली थी। बहरहाल इस चेतावनी के बावजूद तथा अपनी हरकत के गैर कानूनी होने की जानकारी के बावजूद इसने मगलुओं वाले इलाके में एक मगलू के सामने 2 अगस्त को 9:23 पर जानबूझकर पितृदेह सम्मोहन का प्रयोग किया, जो नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम 1875 के पैराग्राफ सी के अंतर्गत एक अपराध है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के गोपनीयता कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी अपराध है। तुम हैरी जेम्स पॉटर हो, जो 4 नंबर प्रिवी ड्राइव लिटिल विंगिंग सरे में रहते हो, है ना? फज ने चंपत्र के ऊपर से हैरी को गुस्से से घूरते हुए पूछा। हाँ, हैरी ने कहा। तुम्हें 3 साल पहले गैर कानूनी जादू करने पर मंत्रालय की आधिकारिक चेतावनी मिली थी, है ना? हाँ, लेकिन और इसके बाद भी तुमने 2 अगस्त की रात को पितृदेव उत्पन्न किया? फज ने पूछा। हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन यह जानते हुए भी कि 17 साल से कम उम्र में होने के कारण तुम्हें स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। हाँ, लेकिन यह जानते हुए भी कि तुम मगलुओं से भरे इलाके में थे। हाँ, लेकिन यह जानते हुए भी कि उस समय एक मगलू तुम्हारे साथ था। हाँ, हैरी को अब ताव आ गया था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हम पर जिस जादूगरनी ने एक आंख पर लेंस लगा रखा था, उसने तेज आवाज में उसकी बात काट दी। तुमने स्पष्ट पितृदेव उत्पन्न किया था? हाँ, हैरी ने कहा, क्योंकि पूरे शरीर वाला? क्या? हैरी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे पितृदेव का आकार स्पष्ट था? मेरा मतलब है, यह धुआं नहीं था। हाँ, हैरी ने अधीरता और हताशा की मिलीजुली भावना से कहा। यह मृग था, यह हमेशा मृग रहता है। हमेशा? मैडम बोन्स ने कहा। यानी कि तुम पहले भी पितृदेव उत्पन्न कर चुके हो? हाँ, हैरी ने कहा, मैं 1 साल से भी ज्यादा समय से ऐसा कर रहा हूँ। और तुम 15 साल के हो? हाँ, और यह तुमने स्कूल में सीखा है? हाँ, प्रोफेसर ल्यूपिन ने मुझे 3rd ईयर में सिखाया था, क्योंकि बहुत प्रभावशाली, मैडम बोन्स ने उसे घूरते हुए कहा। इतनी कम उम्र में सचमुच का पितृदेव? वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली। उनके आसपास के कुछ जादूगर और जादूगरनियां दोबारा खुसुर-फुसुर करने लगे थे, लेकिन बाकी जादूगर त्योरियां चढ़ाकर सिर हिला रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है कि जादू कितना प्रभावशाली था, फज ने चिढ़ाते हुए कहा।
दरअसल जादू जितना ज्यादा प्रभावशाली था, यह उतना ही ज्यादा बुरा था, क्योंकि इस लड़के ने यह काम एक मगलू के सामने किया था। जो लोग त्योरियां चढ़ा रहे वे सहमति से बड़बड़ाने लगे, लेकिन पर्सी का सिर हिलता देखकर हैरी के मुंह से शब्द फूट पड़े। मैंने ऐसा दम पिशाचों के कारण किया था। उसने किसी के बीच में बाधा डालने से पहले ही जोर से बोल दिया। उसे और बुदबुदाहटों की उम्मीद थी, लेकिन उसके शब्द से खामोशी छा गई, जो पहले से भी गहरी थी। दम पिशाच? मैडम बोन्स एक पल बाद बोली, और उन्होंने अपनी मोटी बोहें चढ़ाई, जब तक कि उनके लेंस के गिरने का खतरा नहीं हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है लड़के? मेरा मतलब है कि उस गली में 2 दम पिशाचों ने मुझ पर और मेरे कजिन पर हमला किया था। ओह, फज ने दोबारा कहा, और जादूगर न्याय सभा की तरफ देखकर अप्रिय ढंग से मुस्कुराए, जैसे उनसे भी हंसने को कह रहे हो। हाँ हाँ, मैंने सोचा ही था कि हमें ऐसी ही कोई कहानी सुनने को मिलेगी। दम पिशाच लिटिल विंगिंग में आए थे? मैडम बोन्स ने बहुत हैरानी से कहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है अमेलिया? फज ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। उसने इस बारे में सोचा होगा और ये फैसला किया होगा कि दम पिशाचों का बहाना बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो सकता है। मगलू दम पिशाचों को नहीं देख सकते, है ना लड़के? बहुत ही बढ़िया बहाना है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस घटना का क्योंकि कोई गवाह नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हैरी ने जोर से कहा, और अदालत में एक बार फिर बुदबुदाहट शुरू हो गई। दम पिशाच 2 थे और वह गली के दोनों छोरों से आए थे। हर चीज अंधेरे में डूब गई थी और ठंडी हो गई थी। मेरे कजिन को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया और वह भागने लगा। बहुत हो गया, फज ने अपने चेहरे पर बहुत उपेक्षा का भाव लाते हुए कहा। मुझे एक बहुत अच्छी तरह तैयार की गई कहानी के बीच में बाधा डालते हुए अफसोस हो रहा है। डंबलडोर ने अपना गला साफ किया। जादूगर न्याय सभा दोबारा शांत हो गई। दरअसल हमारे पास उस गली में दम पिशाचों के आने का गवाह है, उन्होंने कहा। मेरा मतलब है डडली डसली के अलावा। फज का मोटा चेहरा इस तरह लटक गया जैसे किसी ने हवा निकाल दी हो। उन्होंने 1-2 पल तक डंबलडोर को घूरा, फिर वे हिम्मत बटोर कर बोले, डंबलडोर, हमारे पास ज्यादा बकवास सुनने का समय नहीं है। मैं इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता हूँ। शायद मैं गलत हूँ, डंबलडोर ने खुशी से कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि न्याय सभा अधिकार सूची के अंतर्गत आरोपी को अपने मामले में गवाह पेश करने का अधिकार है। मैडम बोन्स, क्या ये जादुई कानून पालन विभाग की नीति नहीं है? उन्होंने लेंस वाली जादूगरनी से पूछा। सही है, मैडम बोन्स ने कहा, बिल्कुल सही है। ठीक है, फज बोले। वह गवाह कौन है? मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ, डंबलडोर ने कहा। वे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। क्या मैं जाकर? नहीं, वीजली, तुम जाओ, फज ने पर्सी से कहा, जो तत्काल उठकर खड़ा हो गया। पर्सी भागते हुए पत्थर की सीढ़ियां उतरा और डंबलडोर या हैरी की तरफ देखे बिना उनके पास से गुजर गया। एक पल बाद पर्सी लौट आया। उसके पीछे मिसेस फिग थीं। वे पहले से ज्यादा डरी हुई और असंतुलित दिख रही थीं। हैरी सोच रहा था कि काश वे अपने स्लीपर्स घर पर छोड़ आई होती। डंबलडोर उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी कुर्सी मिसेस फिग को दे दी और अपने लिए हवा में से एक और कुर्सी उत्पन्न कर ली। जब मिसेस फिग घबराती हुई कुर्सी के कोने पर बैठ गई तो फज ने जोर से पूछा, पूरा नाम? अराबेला अराबेला डोरिन फिग, मिसेस फिग ने कांपती हुई आवाज में कहा। फज ने चिढ़कर पूछा, और तुम हो कौन? मिसेस फिग ने जवाब दिया, मैं लिटिल विंगिंग की निवासी हूँ, जहाँ हैरी पॉटर रहता है। हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लिटिल विंगिंग में हैरी पॉटर के सिवा कोई और जादूगरनी या जादूगर रहता है, मैडम बोस ने तत्काल कहा। इस बारे में हमेशा से करीबी नजर रखी जा रही है, अतीत की घटनाओं के कारण। मैं एक नकारा हूँ, मिसेस फिग ने कहा। इसलिए आपने मेरे नाम का रिकॉर्ड नहीं देखा होगा, है ना? नकारा? ओह, फज ने उन्हें शक से देखते हुए कहा। हम इसकी जांच करेंगे। आप मेरे सहयोगी वीजली के पास अपने माता पिता के बारे में जानकारी छोड़ जाए। वैसे क्या नकारा लोग दम पिशाच को देख सकते हैं? उन्होंने बेंच पर दाएं बाएं देखते हुए पूछा। मिसेस फिग गुस्से से बोली,
हाँ, हम देख सकते हैं। फज ने उनकी तरफ बोहें उठाकर देखा और कहा, बहुत अच्छा, आपकी कहानी क्या है? मैं 2 अगस्त की शाम को लगभग 9 बजे विस्टीरिया वॉक के कोने वाली दुकान से बिल्लियों का खाना खरीदने गई थी। मिसेस फिक फौरन बोलने लगी, जैसे वे रटी रटाई बात सुना रही हूँ। तभी मैंने मैग्नोलिया क्रेसेट और विस्टीरिया वॉक के बीच की गली में हलचल सुनी। गली के कोने पर आकर मैंने दम्पिशाचों को भागते देखा। भागते? मैडम बोन्स ने तीखे स्वर में कहा। दम्पिशाच भागते नहीं, उड़ते हैं। मेरे कहने का यही मतलब था, मिसेस फिग ने जल्दी से कहा, और उनके झुर्रीदार गालों के कुछ हिस्से गुलाबी हो गए। वे उड़कर गली में 2 लड़कों की तरफ जा रहे थे। वे कैसे दिख रहे थे? मैडम बोस ने यह पूछते हुए अपनी आंखें इतनी सी कोड़ ली कि उनके लेंस के किनारे मांस में धस कर गायब हो गए। एक बहुत मोटा था और दूसरा बहुत ही दुबला पतला। नहीं नहीं, मैडम बोस ने अधीरता से कहा, दम पिशाच कैसे थे? दम पिशाचों के बारे में बताओ। ओह, मिसेस फिग ने कहा। गुलाबी चमक अब उनके गालों तक आ गई थी। वे बड़े थे और चोगे पहने हुए थे। हैरी के पेट में भयंकर उथल पथल मच गई। मिसेस फिग चाहे जो भी कहे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दम्पिशाचों की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी, और तस्वीर कभी उन जीवों की सच्चाई बयान नहीं कर सकती थी। जिस डरावने तरीके से वे जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ते थे, या उनकी सड़ी हुई बदबू, या आसपास की हवा को चूसते समय खड़खड़ जैसी उसकी भयंकर आवाज। दूसरी कतार में बड़ी काली मूछों वाला एक गोल मटोल जादूगर अपने पड़ोस में बैठी घुंघराले बालों वाली जादूगरनी के कान में फुसफुसाने के लिए झुका। वो बनावटीपन से मुस्कुराई और सिर हिलाने लगी। बड़े और चोगे पहने? मैडम बोन्स ने दोहराया, जबकि फज व्यंग से मुस्कुराए। अच्छा, और कुछ? हाँ, मिसेस फिग ने कहा। मैंने उन्हें महसूस किया। सारा माहौल बहुत ठंडा हो गया, जबकि यह गर्मी की गर्म रात थी। और मुझे महसूस हुआ जैसे दुनिया से सारी खुशी चली गई हो, और मुझे भयानक बातें याद आने लगी। उनकी आवाज कांपी और थम गई। मैडम बोन्स की आंखें थोड़ी फैल गईं। हैरी देख सकता था कि जहां लेंस धंसा था, वहां पर उनकी भुहों के नीचे लाल निशान पड़ गए थे। दम पिशाच ने क्या किया? उन्होंने पूछा, और हैरी के दिल में आशा की किरण जाग गई। वे लड़के की तरफ गए, मिसेस फिग ने आगे कहा। उनकी आवाज अब ज्यादा तेज और विश्वास से भरी थी। उनके चेहरे की गुलाबी रंगत अब कम होने लगी थी। उनमें से एक लड़का गिर गया था, दूसरा पीछे हट गया था और दम्पिशाच को भगाने की कोशिश कर रहा था। वह हैरी था। उसने 2 बार कोशिश की, लेकिन उसकी छड़ी ने सिर्फ चमकीला धुआं ही निकाला। तीसरी कोशिश में उसने पितृदेव उत्पन्न कर दिया, जिसने पहले दम्पिशाच पर हमला करके उसे भगा दिया। उसके प्रोत्साहन पर पितृदेव ने उसके कजिन के पास वाले दम्पिशाच पर भी हमला करके उसे भगा दिया, और यही हुआ था। मिसेस फिग ने कमजोर अंदाज में अपना बयान खत्म किया। मैडम बोन्स मिसेस फिग को खामोशी से देखती रहीं। फज उनकी तरफ जरा भी नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने कागजों को इधर उधर कर रहे थे। आखिर उन्होंने अपनी नजरें उठाकर थोड़े आक्रामक अंदाज में कहा, तो आपने यह देखा था? यही हुआ था, मिसेस फिग ने दोहराया। बहुत अच्छा, फज ने कहा। अब आप जा सकती हैं। मिसेस फिग ने डरी हुई निगाह से फज और डंबलडोर को देखा तथा उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। हैरी को उनके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। फज ने कहा, ज्यादा विश्वसनीय गवाह नहीं है। मैडम बोन्स ने जोर से कहा, क्या पता, वैसे उसने दम्पिशाच के प्रभावों को तो बिल्कुल सही सही बताया है। अगर दम्पिशाच वह नहीं होते तो वह ऐसा क्यों करती? फज बोले, लेकिन यह कैसे हो सकता है? दम्पिशाच मगलू इलाके में घूम रहे थे और वहां उनका सामना एक जादूगर से हो गया। इस बात की बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम। यहाँ तक कि बैगमैन भी इसकी शर्त नहीं लगा सकता था। डंबलडोर ने हल्के से कहा, ओह, शायद दम्पिशाच वहां पर संयोग से नहीं थे। फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी, जिसका चेहरा छाया में था, थोड़ी सी हिली, लेकिन बाकी सभी शांत और खामोश थे। फज ने ठंडे लहजे में पूछा, इसका क्या मतलब है? डंबलडोर ने कहा, इसका मतलब यह है कि किसी ने उन्हें वहां जाने का आदेश दिया होगा। फज गरजे, अगर किसी ने दम्पिशाचों को लिटिल विंगिंग में जाने का आदेश दिया होगा तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा।
अगर दंपिशाच इन दिनों जादू मंत्रालय के अलावा किसी दूसरे जादूगर से आदेश ले रहे होंगे तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। डंबलडोर ने शांत भाव से कहा, मैं पहले ही इस मामले में आपको अपने विचार बता चुका हूँ कॉर्नेलियस। हाँ, आप मुझे बता चुके हैं, फज ने जोर से कहा। और डंबलडोर, मैं अब भी यही मानता हूँ कि आपके विचार बकवास के सिवाय और कुछ नहीं है। दंपिशाच अज़्काबान में अपनी जगह तैनात है और हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। डंबलडोर ने धीरे से लेकिन स्पष्टता से कहा, फिर तो हमें यह छानबीन करनी चाहिए कि मंत्रालय में किसी ने दंपिशाचों को 2 अगस्त को उस गली में जाने का आदेश क्यों दिया था। इन शब्दों से गहरी खामोशी छा गई। फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी आगे की तरफ झुकी और हैरी को पहली बार उसका चेहरा दिखा। वह किसी बड़ी पीली मेंढकी जैसी दिख रही थी। वह थोड़ी गोल मटोल थी। उसका चेहरा चौड़ा और मोटा था। वॉर्नर अंकल की तरह ही उसकी गर्दन भी ना के बराबर थी। उसका मुंह बहुत चौड़ा और ढीला था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बाहर निकल रही थीं। उसके छोटे घुंघराले बालों के ऊपर लगा छोटा काला मखमली बो एक बड़ी मक्खी की याद दिला रहा था, जिसे वह लंबी चिपचिपी जीभ से पकड़ने वाली हो। फज ने कहा, डेलोरेस जेन अम्ब्रिज, मंत्री की सीनियर अंडर सेक्रेटरी। वह जादूगरनी लड़कियों जैसी ऊंची तीखी आवाज में बोली, जिसे सुनकर हैरी हैरान रह गया। उसे मेढक के टर्राने जैसी आवाज की उम्मीद थी। मुझे यकीन है मैं आपकी बात गलत समझी हूँ प्रोफेसर डंबलडोर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें अब भी भावहीन थी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, लेकिन एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये सुझाव दे रही हो कि जादू मंत्रालय ने इस लड़के पर हमला करने का आदेश दिया है। वह हंसी जिससे हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जादूगर न्याय सभा के कुछ सदस्य भी उसके साथ हंसे। यह स्पष्ट था कि उसे यह सुनकर मजा नहीं आया था। डंबलडोर ने विनम्रता से कहा, अगर यह सच है कि दंपिशाच सिर्फ जादू मंत्रालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं, और अगर यह भी सच है कि वह 2 दंपिशाचों ने 1 सप्ताह पहले हैरी तथा उसके कजिन पर हमला किया है, तो यह निष्कर्ष तर्कपूर्ण है कि मंत्रालय के ही किसी अधिकारी ने उन्हें हमला करने के लिए आदेश दिया होगा। वैसे यह भी हो सकता है कि ये खास दंपिशाच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर हो। एक भी दंपिशाच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर नहीं है, फज ने चीखते हुए कहा, जिनका चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया था। डंबलडोर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तो फिर मंत्रालय बेशक इस मामले की पूरी जांच करेगा कि 2 दंपिशाच अज़्काबान से इतनी दूर क्यों गए और उन्होंने बिना आदेश के हमला क्यों किया। मंत्रालय क्या करे क्या न करे यह निर्णय लेना आपका काम नहीं है डंबलडोर, फज ने कहा, जिनका चेहरा अब इतना गुलाबी हो गया था कि इस पर वॉर्नर अंकल को गर्व होता। जाहिर है ये मेरा काम नहीं है, डंबलडोर ने धीरे से कहा। मैं तो सिर्फ अपना विश्वास व्यक्त कर रहा था कि इस मामले की पूरी जांच होगी। उन्होंने मैडम बोन्स की तरफ देखा, जिन्होंने अपना लेंस ठीक किया, और उनकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर ये दंपिशाच इस लड़के की कल्पना नहीं है, तो भी दंपिशाच का व्यवहार इस सुनवाई का विषय नहीं है, फज ने कहा। हम यहाँ पर नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के तहत हैरी पॉटर पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है आपने सही कहा, डंबलडोर ने कहा, लेकिन गली में दंपिशाचों की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अनुच्छेद 7 में लिखा है कि असाधारण परिस्थितियों में मगलुओं के सामने भी जादू का प्रयोग किया जा सकता है। इन असाधारण परिस्थितियों में वे स्थितियां भी शामिल हैं जिनमें किसी जादूगर या जादूगरनी को अपनी जान का खतरा हो, या वहां पर उपस्थित किसी दूसरे जादूगर, जादूगरनी या मगलू की जान को खतरा हो। फज ने गुर्रा कर कहा, हमें अनुच्छेद 7 मालूम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है आपको मालूम होगा, डंबलडोर ने विनम्रता से कहा। तो हम लोग इस बात पर एक मत है कि जिन परिस्थितियों में हैरी ने पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था, वे उन्हीं असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आती है जिनका वर्णन उस अनुच्छेद में किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर दंपिशाच सचमुच में थे। आपने यह बात एक चश्मदीद गवाह के मुंह से सुनी है, डंबलडोर ने बीच में कहा। अगर आपको उनकी सच्चाई पसंदेह है तो उन्हें दोबारा बुलाकर पूछताछ कर लें। मुझे यकीन है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं वो नहीं, फज अटकते हुए बोले और अपने सामने रखे कागजों से खेलने लगे। मैं तो चाहता हूँ कि यह मामला आज ही खत्म हो जाए डंबलडोर ने कहा।
लेकिन अगर न्याय की गंभीर अवहेलना का अंदेशा हो तो आपको गवाह से बार बार पूछताछ करने से नहीं कतराना चाहिए। गंभीर अवहेलना मेरा खोपड़ा, फज ने पूरी तेजी से कहा। डंबलडोर, आप स्कूल के बाहर इस लड़के के जादू के दुरुपयोग का बचाव कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसकी काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों की संख्या गिनी है? मुझे लगता है कि आप उस वायु विचरण मंत्र को भूल गए होंगे जिसका प्रयोग इसने 3 साल पहले किया था। वह मैंने नहीं, एक घरेलू जिन ने किया था, हैरी ने बीच में कहा। देखा? फज हैरी की दिशा में हाथ हिलाते हुए गरजे। घरेलू जिन, एक मगलू मकान में? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सच हो सकता है? जिस घरेलू जिन का जिक्र हो रहा है वह इस वक्त हॉगवर्ट्स स्कूल में काम कर रहा है, डंबलडोर ने कहा। अगर आप चाहें तो मैं उसे एक पल में यहाँ गवाही देने के लिए बुलवा सकता हूँ। मैं नहीं, मेरे पास घरेलू जिन्नों की बातें सुनने का समय नहीं है। वैसे भी यह एकमात्र मामला नहीं है। उसने अपनी आंटी पर फूलर मंत्र का इस्तेमाल किया था। फज चिल्लाए और बेंच पर मुक्का मारा, जिससे स्याही की एक बोतल लुढ़क गई। और आपने बहुत दयालुतापूर्वक उस पर कोई आरोप नहीं लगाया था। मेरे ख्याल से आपने कहा था कि बड़े बड़े जादूगर भी कई बार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, डंबलडोर ने शांति से कहा, जब फज ने अपने नोट्स पर से स्याही साफ करने की कोशिश की। और मैंने अभी यह तो बताया ही नहीं है कि वह स्कूल में क्या क्या करता है। लेकिन हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों के स्कूल में किए गए कामों के लिए मंत्रालय को सजा देने का अधिकार नहीं है, इसलिए वहां पर हैरी का व्यवहार इस सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है, डंबलडोर ने विनम्रता से कहा, हालांकि उनके शब्दों के पीछे ठंडापन साफ झलक रहा था। ओहो, फज ने कहा, वह स्कूल में क्या करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? कॉर्नेलियस, मंत्रालय को हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को स्कूल से निकालने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा मैंने आपको 2 अगस्त की रात को भी याद दिलाया था, डंबलडोर ने कहा। न ही इसे आरोप साबित होने तक उनकी छड़ियां तोड़ने का अधिकार है। यह भी मैंने ही आपको 2 अगस्त की रात को याद दिलाया था। कानून के पालन को अनुचित करने की जल्दबाजी में आप खुद ही अपने बनाए कई कानून भूल बैठे हैं। कानून बदले जा सकते हैं, फज ने आवेश में कहा। जाहिर है वे बदले जा सकते हैं, डंबलडोर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, और आप निश्चित रूप से बहुत से कानून बदल रहे हैं कॉर्नेलियस। जादूगर न्याय सभा में मुझे निकाले जाने के कुछ सप्ताह बाद ही मैं देख रहा हूँ कि नाबालिग जादूगरी के सामान्य मामले के लिए पूर्ण आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है। ऊपर की तरफ बैठे कुछ जादूगर अपनी जगह पर कसमसाए। फज का चेहरा बैगनी हो गया। बहरहाल उनकी दाई तरफ बैठी मेंढकी जैसी जादूगरनी भावहीन अंदाज में डंबलडोर की तरफ देखती रही। जहां तक मैं जानता हूँ, डंबलडोर ने आगे कहा, अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो यह कहता हो कि इस अदालत का काम हैरी को उसके किए हर जादू के लिए सजा देना है। उस पर एक विशेष आरोप लगाया गया है और उसने अपना बचाव पेश किया है। उसे और मुझे बस आपके फैसले का इंतजार है। उन्होंने अपनी उंगलियों के पोर दोबारा जोड़ लिए। फज बहुत गुस्से में उसे घूर रहे थे। हैरी ने तसल्ली की उम्मीद में डंबलडोर की तरफ कनखियों से देखा। उसे पूरी तरह विश्वास नहीं था कि डंबलडोर ने न्याय सभा में इतनी जल्दी फैसला करने का आग्रह करके सही काम किया था कि नहीं। बहरहाल डंबलडोर ने हैरी से निगाह मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। वे उन बेंचों की तरफ देख रहे थे जहां न्याय सभा के सदस्य फुसफुसाकर बातचीत करने में लगे थे। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसका दिल उसकी पसलियों के नीचे बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे सुनवाई के ज्यादा समय तक चलने की उम्मीद थी। उसे पूरा यकीन नहीं था कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। उसने दरअसल ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था। उसे दमपिशाचों के बारे में ज्यादा बताना चाहिए था। यह बताना चाहिए था कि वह किस तरह गिरा था, किस तरह दमपिशाच उसे और डडली को चूमने वाले थे। 2 बार उसने फज की तरफ देखा और अपना मुंह खोलकर बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका तेजी से धड़कता हुआ दिल उसके गले में अटक गया और दोनों ही बार वह सिर्फ गहरी सांस खींचकर अपने जूतों की तरफ देखने लगा। फिर फुसफुसाहट खत्म हो गई। हैरी निर्णायकों की तरफ देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि अपने जूते के फीते की जांच करना ज्यादा आसान काम है। मैडम बोन्स की जोरदार आवाज आई, आरोपी को बाइज्जत बरी करने के पक्ष में कितने लोग हैं? हैरी का सिर झटके से ऊपर उठ गया। हवा में बहुत से हाथ थे, आधे से ज्यादा। बहुत तेजी से सांस लेते हुए उसने गिनने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि यह काम वो पूरा कर पाता, मैडम बोन्स ने पूछा, और सजा देने के पक्ष में कितने लोग हैं? फज ने अपना हाथ उठाया
उनके अलावा आधा दर्जन लोगों ने भी अपने हाथ उठा दिए, जिनमें फज की दाहिनी तरफ बैठी जादूगरनी, दूसरी कतार में बैठा घनी मूंछों वाला जादूगर और उसके पास बैठी घुंघराले बालों वाली जादूगरनी थी। फज ने उन सब की तरफ ऐसे देखा जैसे उनके गले में कोई बड़ी चीज अटक गई हो। फिर उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया। उन्होंने 2 गहरी सांसें लीं और दबे हुए गुस्से से विकृत आवाज में बोले, ठीक है, बाइज्जत परी। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने तेजी से कहा। वे उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकालकर दोनों कुर्सियों को गायब किया और बोले, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, आप सभी का दिन अच्छा रहे। फिर वे हैरी की तरफ एक बार भी देखे बिना तहखाने से बाहर निकल गए।